हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष स्टडी क्लासरूम। स्वागत है आपके चैनल मनीष स्टडी क्लासरूम पर। आज आपके सामने उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल से संबंधित मॉडल पेपर 2 कराया जा रहा है। इसके फर्स्ट सेगमेंट में प्रैक्टिस सेट 1 कराया गया था। इस सेगमेंट में हिंदी और जीएस के टोटल 60 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से एग्ज़ाम में आएगा आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग ने 19 जून को उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी है। इस सेगमेंट में टोटल 25 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। आप लोग क्वेश्चन को करिए और देखिए कि किस प्रकार कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बगल में स्थित बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे एवं जितना हो सके लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों को शुरू करते हैं। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन, अंगारों पर लौटना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए खतरनाक कार्य करना, ऑप्शन बी दुख सहन करना, ऑप्शन सी आग से खेलना, ऑप्शन डी दूसरों को दुखी करना। तो आप लोग बताइएगा कि अंगारों पर लौटना का क्या अर्थ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अंगारों पर लौटना का अर्थ दुख सहन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, टस से मस नहीं होना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए कठोर हृदय होना, ऑप्शन बी अनुनय विनय से पसीजना, ऑप्शन सी जगह न बदलना, ऑप्शन डी धैर्यपूर्वक सहन करना। तो टस से मस नहीं होना का क्या अर्थ होता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुनय विनय से न पसीजना। निम्नलिखित शब्दों के 4 अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्दों का चयन करना है। केतु का क्या अर्थ है? केतु का समानार्थक क्या है आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी आचार्य, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी दिशा। तो केतु का क्या समानार्थक शब्द है? देखिए, केतु का जो समानार्थक हो जाएगा झंडा हो जाएगा। झंडा का जो समानार्थक, केतु को झंडा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, तनु का समानार्थक क्या है? तनु का समानार्थिक शब्द क्या है? ऑप्शन ए शरीर, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी खटिया। तो तनु का समानार्थिक शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा शरीर। देखिए, तन काया, इसका एक काया भी होता है, तन काया, अर्थात तनु जो होता है उस शरीर से बिलोंग करता है। इस पर तनु का जो समानार्थिक शब्द होता है वो शरीर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 देखिएगा, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द छाटिए। इसमें विलोम शब्द को छाटना है कि कौन सा विलोम शब्द है। आकर्षित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अनाकर्षित, ऑप्शन बी सुदूर, ऑप्शन सी विच्छेद, ऑप्शन डी घृणित। तो आकर्षित का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आकर्षित का विलोम जो होता है वो अनाकर्षित होता है। आकर्षित का विलोम अनाकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, गणतंत्र का विलोम क्या होगा? गणतंत्र का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी नायक तंत्र, ऑप्शन डी प्रजातंत्र। तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम जो होता है राजतंत्र। गणतंत्र का अर्थ होता है अर्थात लोगों द्वारा शासन, जिसमें लोगों द्वारा शासन किया जाए। लोकतंत्र, उसमें उसको हम गणतंत्र करते हैं। जैसे भारत का जो शासन है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। राजतंत्र में होता क्या है कि राजा इसका प्रमुख होता है, राजतंत्र राजा ही इसका प्रमुख होता है, इसको हम राजतंत्र कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 में बताया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। इसमें शुद्ध अशुद्ध को छाटना है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, नियुक्त, सर्वेक्षण, अंतर्गत, परिषद। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है उसको आप लोग छाटना है कि नियुक्त। देखिए, नियुक्त बिल्कुल सही है। और सर्वेक्षण की बात करें तो बिल्कुल सही लिखा गया है, सर्वेक्षण इसी प्रकार से लिखा जाता है। और परिषद भी सही है, जबकि अंतर्गत ऐसे नहीं लिखा जाता, अंतर्गत लिखा गया है। इसमें अंतर्गत शुद्ध होगा। अंतर्गत देखिए ऐसे लिखा जाता है, अंतर्गत देखिए ऐसे लिखा जाता है आपको। ये अंतर्गत का ये शुद्ध व्याकरण है अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी
उत्थान, ऑप्शन डी प्रश्न। तो इसमें से आप लोग बताइएगा कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए इसका शुद्ध जो होगा प्रतिज्ञा हो जाएगा। प्रतिज्ञा ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रतिज्ञा इसमें छोटी की मात्रा रहेगी प्रतिज्ञा। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 देखिएगा कि नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन। तत्सम शब्द आखिर में किसे कहते हैं? तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत से जीवों के त्यों लिए गए हैं, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया, उसे तत्सम कहते हैं। और जो तद्भव जो होता है वो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो गए हैं, उसे तद्भव शब्द कहा जाता है। इसमें तत्सम शब्द को पहचानने के लिए किया गया है। तो 9 में देखिएगा, 9 में क्वेश्चन ऑप्शन ए काज, ऑप्शन बी वेश, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी नौकर। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा होता है आप लोग बताइएगा। देखिए तत्सम की बात करें तो काज का जो होता है तत्सम वो कार्य होता है, जो काज जो होता है तद्भव हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। जबकि घर जो होता है, घर का जो तत्सम होता है गृह होगा। नौकर भी एक प्रकार का तद्भव है। इस पर काज, घर और नौकर ये दोनों ही तद्भव है। जबकि वेश जो है वह तत्सम शब्द है। वेश जो होता है वो तत्सम शब्द है। इसका जो तत्सम हो जाए उसका जो तद्भव है वो भेष हो जाएगा। वेश जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि इसमें तत्सम शब्द छांटना है। कौवा, ऑप्शन बी कोवा, ऑप्शन सी कागा, ऑप्शन डी काक। तो इसमें तत्सम कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका जो तत्सम हो जाएगा वो काक हो जाएगा। काक, काक का जो तद्भव होता है वो कौवा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 to 12 देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है। इनमें से केवल एक ही सही है। संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इसे संधि विच्छेद छांटना है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए बहि धनकार, ऑप्शन बी बहिष धनकर, ऑप्शन सी बहि धन अकार, ऑप्शन डी बहि धन सकार। तो बहिष्कार का क्या होगा? देखिए जो बहिष्कार का अगर हम बात करें तो बहिष्कार का जो संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा बहि धनकार। इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। इसमें संधि कौन सी होगी? विसर्ग, क्योंकि इसमें देखिए बिंदु लगा है, इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। नासिक का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नौ धन ईक, ऑप्शन बी ना धन ईक, ऑप्शन सी नो धन ईक एंड ऑप्शन डी ना धन वीक। तो नासिक का पूछा है संधि विच्छेद। तो देखिए इसका नासिक का जो संधि विच्छेद होगा वो संधि विच्छेद करेंगे आप लोग, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा ना धन वीक। इसका जो संधि विच्छेद होगा ना धन वीक। ठीक है। अगर संधि की बात, संधि कौन सी संधि होगी? तो संधि जो होगी इसमें वो अयादि संधि होगी। संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। क्वेश्चन नंबर 13 से 14 में वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करने के लिए कहा गया है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि जिस तक पहुंचा ना जा सके, जिस तक पहुंचा ना जा सके। ऑप्शन ए अगम्य, ऑप्शन बी अधिगम्य, ऑप्शन सी गम्य, ऑप्शन डी अनुगम्य। तो जिस तक पहुंचा ना जा सके उसका अर्थ क्या होगा? उसको अर्थ हो जाएगा अगम्य। अर्थात हम जिस तक हम पहुंच ना पाएँ उसको हम अगम्य कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 14 देखिएगा। जो शत्रु की सहायता करता हो, जो शत्रु की सहायता करता है उसको क्या कहते हैं? शत्रुहन, ऑप्शन बी नश्वर, ऑप्शन सी जन्मांध, ऑप्शन डी निर्दय। तो जो शत्रु की सहायता करता हो उसका अर्थ क्या होगा? देखिए जो शत्रु की सहायता करता है उसका अर्थ हो जाएगा शत्रुहन। शत्रुहन उसको कहते हैं जो शत्रु की सहायता करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 15 देखिएगा। मोहन एक चतुर बालक है। इस वाक्य में चतुर का क्या अर्थ है? चतुर क्या है? इसमें विशेषण छांटने के लिए बोला है कि चतुर क्या है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चतुर क्या है आप लोग बताइएगा। देखिए चतुर जो है वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि चतुर इसमें गुण की बात की गई है, तो इस प्रकार चतुर जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। महीप का क्या अर्थ है? महीप का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी नृप, ऑप्शन डी महापुरुष। तो महीप का क्या अर्थ है आप लोग बताइएगा। देखिए महीप का अगर बात करें तो महीप का जो अर्थ हो जाएगा नृप हो जाएगा महीप का अर्थ। जबकि इंद्र का अगर हम बात करें तो इंद्र के कई अर्थ हैं, जैसे मध्वा सचिपति, सुरपति इत्यादि जो हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं।
पुल्लिंग शब्द पूछा है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ममता, ऑप्शन बी शीतलता, ऑप्शन सी तमाशा, ऑप्शन डी जड़ता। तो पुल्लिंग शब्द बताइए। देखिए जो पुल्लिंग शब्द है वो तमाशा, क्योंकि आप लोग साधारण आम बोल भाषा में यूज करते हैं कि तमाशा छा गया, वहाँ पे तमाशा क्या कर रहे हो, क्यों तमाशा कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है इसमें से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा तमाशा। जो कि ममता की बात करें तो ममता छा गई, ममता आ गई, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। शीतलता छा गई, जड़ता आ गई। तो इस प्रकार ये ममता, शीतलता, जड़ता जो है वो स्त्रीलिंग, जबकि तमाशा जो है पुल्लिंग हो गया। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विगु। तो चौराहा में बताइए कौन सा समास है? जैसे चौराहा में अगर बात करें तो द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास किसे कहते हैं? जो संख्यावाचक संख्यावाचक जिसमें हो जाए, जिसमें संख्या को पूर्ण रूप से बताया गया हो, संख्यावाचक, उसमें हम चौराहा। अच्छा, चार रास्तों से गुजरे उसको हम चौराहा कहते हैं। इस प्रकार जो द्विगु समास में द्विगु समास चौराहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा कि जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाते हैं वह क्या कहलाता है? जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझ जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आंसू कवि, ऑप्शन बी प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी प्रज्ञानवान, ऑप्शन डी प्रज्ञावान। तो जिसे उचित उत्तर तत्काल सूझे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसे उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति उसे कहते हैं जिसे तत्काल उत्तर सूझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सिंह, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी व्याघ्र, ऑप्शन डी मूषक। तो तद्भव शब्द आप लोगों को छांटना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, देखिए जो तद्भव शब्द की बात करें तो चीता जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। जो कि सिंह का अगर हम तद्भव बात करें तो शेर, व्याघ्र का बाघ, मूषक का मूस, जो कि चीता जो है वो तद्भव शब्द है। जबकि ये तीनों ACD जो तीनों हो जाएगा वो तत्सम है। अब कुछ जीएस के क्वेश्चन हैं जिसमें हाल ही में डेविड कैमरन किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि करंट अफेयर्स के आप लोगों को ये पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, इतने आप लोगों को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो करंट अफेयर्स पूछेगा राजेश लेखपाल में वो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि जब अकबर किशोर था तो उसका अभिभावक कौन था? जब अकबर किशोर था तो उसका अभिभावक कौन था? ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी बैरम खान। तो आप लोगों को आंसर देना है कि जब अकबर किशोर था तो उसका अभिभावक कौन था। जबकि उसका जो अभिभावक बात करें तो बैरम खान था। बैरम खान 1956 से 1960 तक उसका संरक्षक के रूप में कार्य किया था बैरम खान ने अकबर का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? किस ग्रह को घूर्णन व परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो किसमें एक समान दिन लगता है? तो इसका आंसर शुक्र हो जाएगा। शुक्र को घूर्णन और परिक्रमण में एक समान दिन लगता है। क्वेश्चन नंबर 24, अप्रैल 2015 में आए भीषण भूकंप में कौन सा शहर तबाह हो गया था? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जिसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं। जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स आते हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, धरातल पर सबसे बड़ा वृत्त किसका खींचा जा सकता है? धरातल पर सबसे बड़ा वृत्त किसका खींचा जा सकता है? ऑप्शन ए विषुववृत्त, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव एंड ऑप्शन डी मकर रेखा। सबसे बड़ा वृत्त किसका खींचा जा सकता है? तो उसका आंसर हो जाएगा विषुववृत्त। विषुववृत्त किसे कहते हैं? पृथ्वी के बीच से ये विषुववृत्त हो गया। ये आपका पृथ्वी हो गया, ठीक बीच से जाने वाली जो रेखा होती है वो हो जाएगी हमारी विषुववृत्त। और कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो ये कर्क रेखा हो गया। और ये इधर से ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा मकर रेखा हो गया। ठीक है, और उत्तरी ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक, तो धरातल पर सबसे बड़ा वृत्त किसका खींचा जा सकता है? विषुववृत्त। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा बृहत्तम वृत्त
दूसरा बृहत्तम बेसिन कौन सा है? ऑप्शन ए कावेरी बेसिन, ऑप्शन बी गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी नर्मदा बेसिन, ऑप्शन डी कृष्णा बेसिन। तो प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा होता है? अब लोग आंसर दीजिएगा। 26 का आंसर कौन सा होगा? देखिए 26 का जो आंसर है कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन जो है प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन है, सबसे बड़ा कृष्णा बेसिन। क्वेश्चन नंबर 27, जाड़े के महीनों में निम्न में से किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है? जाड़े के महीनों में निम्न में से किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जाड़े के महीनों में निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। और किस इस वर्षा को क्या नाम है? ये उत्तरी पश्चिमी वर्षा कहलाती है। ये उत्तरी पश्चिमी वर्षा कहलाती है जाड़े के महीनों में। ये लौटती हुई वर्षा होती है जो कि तमिलनाडु में भारी बारिश होती है जाड़े के महीनों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है, ये संविधान का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संविधान से भारतीय नियम कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था तथा कानून निर्माण विधि की प्रेरणा मिली? किस संविधान से भारतीय नियम कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था एवं कानून निर्माण विधि की प्रेरणा मिली? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र का संविधान, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी कनाडा का संविधान एंड ऑप्शन सी डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से कानून की अवधारणा, संसदीय व्यवस्था एवं कानून निर्माण विधि की प्रेरणा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेगा कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में निम्न में से कौन सा उल्लेख करता है? भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नौवीं अनुसूची, ऑप्शन सी निर्देशक तत्व एंड ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा आंसर? 29 का देखिए जो आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उल्लेख करता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों को एक समान रूप से मानना, ये धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का एक विशेष कोई धर्म नहीं है, अर्थात यह भारत जो है सभी धर्मों को एक विशेष रूप से मानता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि श्री रंगराजन समिति द्वारा जारी गरीबी संबंधी आंकड़ों के अनुसार 2011-2012 के दौरान देश में गरीबी कितनी रही? ऑप्शन ए 21.9%, ऑप्शन बी 29.5%, ऑप्शन सी 23.6%, ऑप्शन डी 26.3%। तो श्री रंगराजन समिति ने जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें गरीबी कितनी थी? उसकी जो गरीबी थी वो 29.5% उन्होंने गरीबी आकलन किया था अपनी रिपोर्ट में, 29.5%। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यकाल खोला है? तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस बैंक में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मंगलुरु। इसका जो उस टाइम कार्यालय खोला था उन्होंने दिल्ली में खोला था। एशियाई विकास बैंक अगर पूछेगा कि इसका कार्यालय कहाँ है, तो एशियाई विकास बैंक का जो कार्यालय हो जाएगा मनीला में इसका कार्यालय है। ठीक है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का उल्लेख किस रूप में दिया है? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का उल्लेख किस रूप में दिया है? ऑप्शन ए पालगढ़, ऑप्शन बी पालीबोथस, ऑप्शन सी पालीगंज, ऑप्शन डी मगध। तो पाटलिपुत्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? देखिए पाटलिपुत्र मगध जो होता है, मगध जो कि बिहार में राज्य में है, उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आज भी मगध को पाटलिपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। आप जाएंगे अगर बिहार में तो पाटलिपुत्र मगध को कई लोग पाटलिपुत्र के नाम से भी पुकारेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कीजिएगा कि अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक गुप्त समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए नरेंद्र भट्टाचार्य जी, ऑप्शन बी जतिन मुखर्जी, ऑप्शन सी गणेश सावरकर एंड ऑप्शन डी दामोदर चापेकर। तो अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन है? देखिए जो अभिनव भारत समाज के संस्थापक है वो गणेश सावरकर है। इसका गणेश सावरकर दिया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर दास सावरकर। इनका गणेश सावरकर भी नाम था, विनायक दामोदर दास सावरकर होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अभिनव भारत की जो स्थापना देखी हुई थी ये 1904 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर दास सावरकर ने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं कि किसने और कब दिवाली की घोषणा की? किसने और कब दिवाली की घोषणा की? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन ने 1929 में की थी, ऑप्शन बी 1940 में लॉर्ड
लेनिन लिथगो ने की थी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने की थी 1929 ईस्वी में, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1941 ईस्वी में की थी। इसने कब दीपावली की घोषणा की थी, आप लोग आंसर देना है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड इरविन ने की थी। लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में दीपावली की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल पर लकड़ियों की 100 पेटिकाओं और पार्थिव शरीरों पर आच्छादित कफन के अवशेषों को खोजा गया। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर लकड़ियों की 100 पेटिकाओं और पार्थिव शरीरों पर आच्छादित कफन अवशेषों को खोजा गया। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चहुदड़ो। ऑप्शन तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए हड़प्पा नामक स्थल पर खोजा गया था यह। हड़प्पा इस टाइम है कहाँ? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि बौद्ध मठवासिनी बनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध मठवासिनी बनाने वाली प्रथम महिला बौद्ध मठवासिनी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए आम्रपाली, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी यशोधरा। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमी, जो थी प्रजापति गौतमी जिसे कह सकते हैं, गौतमी, जो कि बौद्ध मठवासिनी बनने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 37 प्रमुख तीर्थस्थल विंध्यवासिनी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी गोंडा एंड ऑप्शन डी फैजाबाद। तो प्रथम जो तीर्थस्थल विंध्यवासिनी जो है मिर्जापुर में स्थित है। यहाँ पे विंध्याचल मंदिर मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित है, विंध्याचल मंदिर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी के लिए अधिकतम भुगतान राशि क्या है? समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी के लिए अधिकतम भुगतान राशि क्या है? ऑप्शन ए 750 रुपये प्रतिमाह, 500 रुपये प्रतिमाह, 1000 रुपये प्रतिमाह। तो समाजवादी पेंशन योजना में कितना दिया जाता है अधिकतम भुगतान राशि? अब 750 रुपये प्रतिमाह समाजवादी पेंशन योजना दी जाती है। ठीक है। इस टाइम समाजवादी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है फिलहाल। आगे देखते हैं कि आगे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ये साइंस का क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। तो जो मधुमेह रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की पूछा जा सकता है कि इंसुलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है बेंटिंग एंड बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी, बेंटिंग एंड बेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच उगाई जाने वाली फसल है। कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच जो उगाई जाने वाली फसल है। ऑप्शन ए कैच क्रॉप, ऑप्शन बी कैश क्रॉप, ऑप्शन सी कंपेनियम क्रॉप, ऑप्शन डी इंटर क्रॉप। इसका आंसर हो जाएगा कैच क्रॉप। कैच क्रॉप को कम समय में पकने वाली तथा दो प्रमुख फसलों के बीच वाली फसल कहते हैं। अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है? अंकोर वाट कहाँ पे? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी कंबोडिया एंड ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है वह कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? ऑप्शन ए 27 से 1/3 दिन में, ऑप्शन बी 28 दिन, ऑप्शन सी 29 से 1/2 दिन तथा ऑप्शन डी 30 दिन। तो चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है? आप लोग आंसर देना है। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 27 से 1/3 दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का अगर एकमात्र उपग्रह की बात करें तो यह चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 43 सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आप लोगों एग्जाम में कि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी राजस्थान। तो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है हरियाणा राज्य में स्थित है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी फ्लेमिंग, ऑप्शन डी J.L. बेयर्ड। तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का जो आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने किया था। अकबर की ताजपोशी कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए फतेहपुर, ऑप्शन बी अमरकोट, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो अकबर की ताजपोशी कहाँ हुई थी? जबकि अकबर की जो ताजपोशी हुई थी अमरकोट राजा वीर साल के महल में हुई थी। अमरकोट में हुई थी, राजा वीर साल के महल में अकबर की ताजपोशी हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी विधि की समझ समानता का अधिकार, एंड ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या शामिल नहीं, आप लोग आंसर देना है। देखिए मौलिक अधिकारों के अंदर अगर बात करें तो बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार ये शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो है ये नीति निर्देशक तत्व, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। क्योंकि भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार 19 है, विधि की समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14, एंड संवैधानिक उपचार का अधिकार 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, विधि की समझ क्षमता का अधिकार आर्टिकल 14, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19A में है, ठीक। जबकि बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्व में है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में प्रारंभ किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए सामान्य विधेयक, ऑप्शन बी निजी सदस्य का विधेयक, ऑप्शन सी वित्त विधेयक, ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। तो केवल लोकसभा में प्रारंभ किए कौन से विधेयक होते हैं, तो इस जो विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। तो आप वित्त विधेयक के बारे में जान सकते हैं। वित्त विधेयक जो है तो लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जो राज्यसभा को सिर्फ राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए रुक सकता है। अगर राज्यसभा इस 14 दिन में अगर पारित नहीं करता है तो वित्त विधेयक को पारित समझा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लोकसभा में वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं तालिका में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी एक राज्य की राजभाषा है। ऑप्शन ए कश्मीरी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी सिंधी, एंड ऑप्शन डी नेपाली। तो जो उर्दू है वह उर्दू कौन सी एक राज्य की राजभाषा संविधान की 8वीं तालिका में, आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये मुझे डाउट लग रहा है, इसका मुझे चारों ही आंसर लग रहा है। जहाँ तक आंसर की बात करें तो इसका कश्मीरी होना चाहिए। सिंधी को जोड़ा गया था 2003 में, जो कि उर्दू नेपाली भी, नेपाली कोंकणी मणिपुरी भी 8वीं सूची में है। कश्मीरी जो है वो 8वीं सूची में नहीं है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 8वीं तालिका में सूचीबद्ध किस राज्य की राजभाषा है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की। एलोरा के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। एलोरा के मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था। चालुक्य शासक, शुंग वंश, राष्ट्रकूट, पल्लव वंश। तो एलोरा के मंदिर का निर्माण जो था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था एलोरा के मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शेयर, ऑप्शन बी डिबेंचर, ऑप्शन सी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल। तो अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति क्या कहा जाता है, उसको ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र। क्वेश्चन नंबर 51, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या संसदीय प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 2011 के अनुसार। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी केरल। तो 2011 की किस जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, आप लोग बताइएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार की जो है 1028 है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल की 829 हो जाएगा, 829। उत्तर प्रदेश जो है चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो बिहार जो है, बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी सीजियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है, तो सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। पानी किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या होता है। अगर पानी को किसी द्रव्यमान को
पानी के किसी द्रव्यमान को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो उसके आयतन में ऑप्शन ए अनुक्रमिक वृद्धि होगी, ऑप्शन बी अनुक्रमिक कमी आएगी, एंड ऑप्शन सी बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी या घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो आप लोग बताइएगा। देखिए, अगर पानी को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो गर्म करें तो पहले उसके आयतन में कमी होगी, फिर वृद्धि होने लगेगी। उसके आयतन में पहले कमी होगी, फिर सडनली उसके आयतन में वृद्धि होने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 44, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा हो सकती है? स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए 5 कैलोरी, ऑप्शन बी 10 कैलोरी, ऑप्शन सी 100 कैलोरी, एंड ऑप्शन डी 0 कैलोरी। तो स्वीटेक्स में अगर देखा जाए तो 0 कैलोरी 0 कैलोरी की ऊर्जा होती है मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली दवा में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी लोहा, एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में अगर तत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तत्व होता है वह सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व। क्वेश्चन नंबर 46, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? ऑप्शन ए सदाबहार वन, ऑप्शन बी मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी जंगली कुंज वन, ऑप्शन डी पर्णपाती वन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो पर्णपाती वन होगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय अर्थात फोटोसिंथेसिस के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल के टूटने से, ऑप्शन डी वायुमंडल। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जल वाटर से जो है ऑक्सीजन आती है। आगे देखिए 58 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस बाजार की स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? किस बाजार की स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? ऑप्शन ए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी द्विअधिकार, ऑप्शन डी अल्पाधिकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा होती है किसी बाजार की स्थिति की फर्मों में। क्वेश्चन नंबर 59, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ जाते हैं? चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ जाते हैं? ऑप्शन ए वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, ऑप्शन बी उनकी टांगें कमज़ोर होती हैं और भूमि पर परपक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, ऑप्शन सी वे रोशनी की खोज उत्पन्न करते हैं, एंड ऑप्शन डी वे पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आप लोग बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 59 का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। आज के सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? यह इस प्रकार से पूछा जाता है भारतीय मानक समय कौन सी रेखा होती है? ऑप्शन ए 75.5 डिग्री ईस्ट रेखा, 82.5 मिनट ईस्ट रेखा, एंड 90.5 मिनट ईस्ट रेखा, एंड 0 डिग्री रेखांश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहते हैं और यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। ठीक है। और यह भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार हम उत्तर प्रदेश राज्य से लिखवाल मॉडल पेपर 2 में हम टोटल 60 क्वेश्चन को हिंदी जीएस से क्वेश्चन देखें। आगे के सेगमेंट में हम प्रैक्टिस सेट 3 लाया जाएगा नेक्स्ट सेगमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर एंड लाइक करें। आपका दिन अच्छा हो। हैव ए नाइस डे दोस्तों।